मैंने इस बार कुंभ पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर उधर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। जो आए तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाएं। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सरकार सबको दे सकती है, लेकिन आपको इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकती है। उत्तर प्रदेश में कल प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा है, वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को डांट रहे हैं, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हालांकि हमें लगता था कि भाई ये कुंभ जो है 12 साल बाद, इस बार जब नाम बदल दिया था, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था, तो अब शायद हालात बदल गई होंगी। लेकिन ये सच नहीं है, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इच्छा शक्ति करके हालात बदले जा सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति ही हालात बदलने की नहीं है। ये सरकार वादे करती है, 2022 में कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फिर कहा सिलेंडर 500 का दे देंगे, फिर कहा इतनी नौकरी दे देंगे। अगर मैं याद गलत नहीं हूं तो अभी प्रयागराज में यूपीएससी के बाद कितने बच्चे आंदोलन कर रहे थे, 4 दिन तक एक नौकरी नहीं दी मुख्यमंत्री ने। और जो भर्तियां थी, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, 20,000 पदों पर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का अधिकार छीनने का काम इस सरकार ने किया। पटवारी की भर्ती में घोटाला, पुलिस की भर्ती में घोटाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जिन गरीबों पर आज तक मकान नहीं पहुंचे, उनकी हालत कैसी होगी, वो अपनी बच्चों की सम्मान की रक्षा कैसे करते होंगे। जिनका रोजगार नहीं पहुंचा, वो खाते क्या होंगे और वो अपने घर को चलाते कैसे होंगे। क्या गरीब हमेशा गरीब रहेगा? क्या गरीब हमेशा अपमानित होता रहेगा? क्या इन गरीबों के लिए जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? ये आवाज उठाने में कहीं ना कहीं चूक हमारी भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार देके गए थे नहीं गए थे? जब अधिकारियों को मैंने गाले में बुला के दिखाया कि देखो क्या हाल है, याद है नहीं याद है? आप सोचो, जब आप में मजबूत नेता होगा तो आपकी सुनवाई होगी। मैं आजाद समाज पार्टी का एमएलए विधानसभा में गूंजेगा, अच्छे की नींद हराम हो जाएगी जो गरीबों का अधिकार छीन कर बैठे हैं। मेरी बात को याद रखना, कोई ऐसा नहीं है, चाहे पुलिस के साथी हो, चाहे आर्मी के भाई हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे ग्राम सेवक हो, रोजगार सेवक हो, भोजन माता हो, सबकी आवाज को पार्लियामेंट में उठा के उनकी समस्या को हल करवाने का काम हमने पुरजोर कोशिश की। जब मैं पार्लियामेंट में गया, अकेला नीले पटके वाला था या नहीं था बताओ? और इस बार कितने नीले पटके वाले देखे आपने? और अब तो गृह मंत्री नीला पटका पहन के घूम रहे हैं और विपक्ष के नेता भी जय बापू जय भीम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने जीते जी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके रास्ते रोकने का काम किया, वो भी जय बापू जय भीम कह रहे हैं। आप समझो ये क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अम्बेडकरवादी आपका अपना भाई पार्लियामेंट में चला गया है। ऐसे ही जब ये जाएगा तो इधर का माहौल भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ भी नीले पटके वाले आ जाएंगे, यहाँ से भी मानवता की बात होगी, यहाँ भी गरीबों की बात होगी। ये जो टैक्स के आधार पर गरीबों को लूटा जा रहा है, ये टैक्स बंद होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, समय दूर नहीं है, 27 भी हमारे सामने है। आप और हमें जुट जाना है इस बात के साथ कि अब हमें उत्तर प्रदेश को किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता को हाथ फैलाने लायक नहीं छोड़ना है। इनका हाथ
मजबूत करना है, इनके फैले हुए हाथ को मुट्ठी बना के एकजुट करके रोकना है और इनके हाथ में ताकत देनी है। इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, उद्योग धंधे, इंडस्ट्रियल एरिया, अच्छे अस्पताल, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और वो सब में पढ़ाई और इलाज मुफ्त होना चाहिए गरीबों का, जिससे मुख्य धारा में आ सके, पक्की नौकरी लोगों को मिले, आरक्षण सही तरह लागू हो। जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी भी रहेगी। 400-500 रुपए की मेहनत मजदूरी करके आप मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते हो मेरे लोगों। जो मजदूरी कर रहे हैं उनको देख लो, घर बनाने में उनके जूते खिंच गए हैं। मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको रोजगार चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए, आपको लोन मिलना चाहिए जिससे आप उद्योग धंधे लगा सको, आपको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा हेल्थ सिस्टम यहाँ बनना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ ये सरकार समझती है कि अगर हेल्थ सिस्टम अच्छा हुआ तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ जो महंगा महंगा इलाज हो रहा है, वो इलाज कोई नहीं लेगा। जब सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज आ जाएगा तो लोगों की जेब कैसे काटोगे? एक तो महंगाई का दौर, ऊपर से बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, गरीब तो जाता सरकारी स्कूल में जहाँ पढ़ाई के नाम पे खाना पूर्ति है, और अमीर जाता है प्राइवेट स्कूल में जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। यानी कि गरीबों के आगे बढ़ने के सारे रास्ते सरकार बंद कर रही है और आरक्षण 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 की बात रोज करते रहते हैं। क्या करेंगे आरक्षण का जब पक्की नौकरी नहीं होगी? क्या करेंगे आरक्षण का जब सरकारी नौकरी नहीं होगी? आज तो पिछड़े वर्ग के लोग, बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, पिछड़े वर्ग के लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछे कि इन सरकारों ने आपको क्या दिया है? जिनकी 52% आबादी थी उनको 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। 52% आबादी को 12, 14, 15% हिस्सेदारी भी सही तरह नहीं मिल रही और कोई पूछने वाला नहीं है। पहले पुलिस की भर्ती आती थी, टीचर की भर्ती आती थी, पटवारी सेक्रेटरी की भर्ती आती थी, फोर्थ क्लास की चपरासी की भर्ती आती थी। आज तो अगर कोई आता है तो बस हमारी आहें और हमारा दर्द जो हम एक दूसरे से सुनते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है।